देश दुनिया की हर बड़ी खबर लेकर मैं आ गया हूं। नमस्कार, मैं हूं पुलकित नागर। फाइनल प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हर राज्य, हर जिले की सारी बड़ी खबरें आपको अगले 1 घंटे में दिखाएंगे। आपको विनेश फोगाट के ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई होने को लेकर देश में जमकर सियासत हो रही है। इस बीच विनेश फोगाट की पहली तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में वो पीटी उषा के साथ दिखाई दे रही हैं। जिस जगह की ये तस्वीर है वहीं विनेश को ड्रिप चढ़ाया जा रहा है। पीटी उषा ने विनेश के कंधे पर हाथ रखा हुआ है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये वो पहली तस्वीर है विनेश फोगाट की जहां उन्हें ड्रिप चढ़ाया जा रहा है और ओलंपिक से बाहर होने के बाद की ये पहली तस्वीर। जब वो डिस्क्वालीफाई हो गई तो उसको लेकर पूरे देश में दुख की लहर थी। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उनके कंधे पर पीटी उषा ने हाथ रखा गया। ओलंपिक में विनेश के बाहर होने को लेकर सियासत भी बहुत तेजी से हो रही है। खेल मंत्री ने आज लोकसभा में भी इस मामले पर बयान दिया है, तो विपक्ष इसको लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार को टारगेट कर रहा है। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। हमारी बेटी विनेश फोगाट ने ना धैर्य खोया, ना शौर्य खोया, बल्कि हिंदुस्तान का तिरंगा ओलंपिक में लहरवाया। और अब तिरंगा फहराने के बाद एक षड्यंत्र के तहत उसे डिस्क्वालीफाई करवाया। सवाल बड़े सीधे हैं देश के। कौन है जिसे विनेश फोगाट की जीत हजम नहीं हुई? नंबर 2, किसने हरियाणा और देश की बेटी की पीठ में छुरा घोंपा? नंबर 3, किसने ताकत का बेजा इस्तेमाल किया? नंबर 4, किसका चेहरा बचाने के लिए ये पूरी साजिश हुई? उसने आशंका जाहिर करी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कोच, उसके सारे जो कोच हैं, सारी जो सपोर्ट टीम है, वो सब बृजभूषण शरण सिंह के द्वारा सेलेक्ट किए हुए लोग हैं। विनेश ने खुद अपने शब्दों में कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पानी में कोई कुछ मिला के मुझे पिला दे, कोई ऐसा पदार्थ मिला दे कि डोपिंग टेस्ट में मैं फेल हो जाऊं। तो इस सब की तहकीकात होनी चाहिए, पहली बात तो। और दूसरी बात, हमें इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जो हमारा पूरा कंटिजेंट वहां पे है, ओलंपिक एसोसिएशन के सामने हमें अपनी दरखास्त डालनी चाहिए, इसको चैलेंज करना चाहिए। विनेश फोगाट के मामले में किस तरीके से राजनीति हो रही है ये आपने देखा। और विनेश फोगाट के मामले में ही इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। विनेश मामले को लेकर पीटी उषा का बयान, मेडिकल टीम पूरी रात कोशिश करती रही, ये पीटी उषा कह रही है। विनेश पैमाने पर खरा उतरे, इसकी पूरी कोशिश हुई। मुझे मेडिकल टीम की कोशिशों की जानकारी, ये पीटी उषा का बयान है। और राजनीति जो हो रही है उसके बीच में ये बयान काफी अहमियत रखता है। I am aware of the relentless effort made by Vinesh medical team led by Dr. Dingshaw Patiwala and the Chief the Mission Gagan Naran through the night to ensure that she could meet the competition requirements. और अब एक बड़ी खबर जो आ रही है वो बांग्लादेश से हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर है। हमला, उससे पहले बांग्लादेश से जुड़ी एक और बड़ी खबर मैं आपको बताता हूं। हमले की खबर से पहले पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बांग्लादेशियों का जमावड़ा, मणिकगंज बॉर्डर पर बांग्लादेशियों का जमावड़ा लग गया है। 1000 बांग्लादेशियों ने भारत में घुसपैठ की कोशिश की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में आपको इन तस्वीरों में लोग नजर आएंगे। ये बांग्लादेशी हैं जो बॉर्डर पर मौजूद हैं, मणिकगंज बॉर्डर पर ये तमाम लोग मौजूद हैं और इन्हें वहां पर ही रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि 1000 से ज्यादा बांग्लादेशियों ने मणिकगंज बॉर्डर से भारत में घुसपैठ की कोशिश की है, मगर
बीएसएफ के जवानों की नजर उन पर पड़ गई, जिसके बाद बीएसएफ ने सभी बांग्लादेशियों को वापस खदेड़ दिया। सीमा पर बीएसएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया था और उसी का नतीजा है कि इन तमाम लोगों को देश में घुसने से रोक दिया गया। ये 4 तस्वीरें बांग्लादेश के हालात को बताने के लिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं और हिंदुओं के मंदिर को टारगेट किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में एक हिंदू गायक के घर पर भी हमला किया गया, उसके घर को आग के हवाले कर दिया गया। बांग्लादेश के जमात इस्लामिया ने इस बात को कबूला है कि ये हमला उसके द्वारा किया गया। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद बवाल मचा। देश कट्टरपंथियों और दंगाइयों के कब्जे में जा चुका है। सड़कों पर अफरा तफरी और लूटपाट मची है। सड़क से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक कट्टरपंथियों का कब्जा है। अपने ही देश को बर्बाद करने पर वो तुले। चुन चुनकर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। हिंदुओं के घर, दुकान, मंदिर, सब जगह तोड़फोड़ और लूटपाट मची है। ये उस बांग्लादेश की तस्वीर है जहां कल तक लोकतंत्र था और आज वहां सिर्फ और सिर्फ अराजकता है। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा उसे कोई भी जायज नहीं ठहरा सकता, लेकिन कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का कहना है कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। सलमान खुर्शीद ने दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान कहा, सतह पर सब कुछ भले ही सामान्य लग सकता है, लेकिन जो बांग्लादेश में हो रहा वो भारत में भी हो सकता है। कश्मीर में यहां भी सब कुछ सामान्य लग सकता है। सच तो यह है कि अंदर खाने कुछ है। कुछ लोगों को लगता है वो जीत गए, लेकिन 2024 की जीत बहुत मामूली थी। इन सब के बावजूद अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। What's happening in Bangladesh? What's happening in Bangladesh can happen here. It's just that Bangladesh is a concentration of much that we have in our country, and the spread in our country prevents things blowing up in the manner in which they've blown up in Bangladesh. But whatever is happening in Bangladesh is terrible. कांग्रेस के ही दूसरे नेता सज्जन सिंह वर्मा ने तो साफ साफ धमकी दे दी कि जो बांग्लादेश में हो रहा वो हमारे यहाँ भी हो सकता है। सज्जन सिंह कह रहे हैं कल जनता पीएम और सीएम आवास में भी घुस सकती है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन यादव और कैलाश सुन लो, कल बांग्लादेश की जनता घुस गई प्रधानमंत्री आवास में। 6 महीने पहले श्रीलंका की जनता घुस गई थी प्रधानमंत्री आवास में। अब तुम्हारे घरों में ये घुसेगी जनता, जो भ्रष्टाचार अब सहन नहीं हो रहा है। सलमान खुर्शीद के बयान पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो भी कहा सार्वजनिक तौर पर कहा। Say whatever I say in public, never in private. कांग्रेस नेताओं के इस बयान से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि कांग्रेस नेता ऐसी बयानबाजी कर क्या इशारा कर रहे हैं? क्या ये बांग्लादेश के बहाने मोदी सरकार को धमकी है? क्या ये कांग्रेस का आधिकारिक बयान है? क्या सलमान खुर्शीद का बयान भड़काऊ नहीं? क्या इस बयान से दंगाइयों के हौसले बुलंद नहीं होंगे? और सवाल ये भी कि भारत की तुलना बांग्लादेश से करना कितना जायज है? सलमान खुर्शीद के बयान के बाद बीजेपी ने चौतरफा हमला किया। बीजेपी का आरोप है कि राहुल के इशारे पर ही सलमान खुर्शीद ने ऐसी बयानबाजी की। पता करके देखिए, सोच करके देखिए किस प्रकार की सोच कांग्रेस पार्टी की है। आज मुझे याद आता है जब पार्लियामेंट में खड़े होकर राहुल गांधी कहते थे कि इस देश में आग लगेगा, इस देश में दंगे होंगे, इस देश में प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला होगा, तो वो क्यों कहते थे? और जब विदेश यात्रा में राहुल गांधी जाते थे और कई लोगों से चोरी चुपके विदेश में जाकर मिलते थे और भारत के खिलाफ वहां कह के आते थे, तो आज मालूम पड़ रहा है आखिरकार मंशा क्या थी। ये बहुत ही गंभीर विषय है। ये थ्रेट ना दें। मैं जानता हूं कि राहुल गांधी के इशारे पर ही आज सलमान खुर्शीद ने देश को चेताने का काम किया है, लेकिन भूले नहीं सलमान खुर्शीद साहब, राहुल गांधी इस देश में जब जब कोई औरंगजेब बनने की कोशिश किया है तो महाराणा प्रताप भी आए हैं। सलमान साहब
भारत को सलामत नहीं रखना चाहते हैं। ये सलमान और इनकी पार्टी वो भारत की सलामती के लिए नहीं चाहते। वो चाहते यहाँ अस्थिरता हो, दंगा हो, लोगों में जातिवाद बढ़े, संप्रदायवाद बढ़े, लूटपाट मचे, अस्थिरता हो और फिर इनको गाना बजाने का शौक में इनका जो सपना है वो पूरा हो। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि विपक्ष के तमाम नेता बांग्लादेश के बहाने नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि जो बांग्लादेश में हुआ वो तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र की जीत है। विपक्ष के नेता लगभग धमकी वाले अंदाज में ये कह रहे हैं कि मोदी ने हिंदुस्तान में हालात को नहीं बदला तो यहां भी बांग्लादेश जैसी तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। ये लेसन है न सिर्फ बांग्लादेश के लिए बल्कि हर एक डिक्टेटर के लिए, हमारे भी डिक्टेटर के लिए यह है कि जो लोग हैं वो सब्र कर सकते हैं, मगर एक वक्त आएगा जबकि वो सब्र का प्याला जो है वो उछल जाएगा। ये इस बात का संकेत है कि तानाशाही जो है वो किसी भी देश में अच्छी बात नहीं है। वहाँ भी इसी तरीके से विपक्ष के लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया। जो मुद्दा है वो इस वक्त आरक्षण के मुद्दे को एक हवा दी गई। वहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में राज्य की अहम कैबिनेट बैठक हुई जिसमें सरकार ने बहुत अहम फैसले लिए। बैठक में कुल 21 एजेंडे रखे गए। उनमें से 20 एजेंडों पर कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दे दी। कैबिनेट ने 10 और फसलों को एमएसपी पर खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन फसलों में रागी, सोयाबीन, काला सीड, जूट, मूंग, सूरजमुखी, जौ, मक्का और ज्वार की फसलों को एमएसपी पर खरीदने को मंजूरी दी गई है। सीएम ने कहा कि हरियाणा 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला पहला प्रदेश बन गया है। बैठक में कुल हरियाणा के अंदर 24 फसलें एमएसपी के ऊपर अब खरीदी जाएंगी। जैसा मैंने कहा है कि हरियाणा के अंदर ये पहला देश का राज्य है जिसके अंदर किसान की 24 फसलें एमएसपी के ऊपर, सभी फसलें एमएसपी के ऊपर खरीदी जा रही है। दूसरा एजेंडा बैठक में किसानों से जो आबियाना लिया जाता था, अंग्रेजों के समय का एक कानून था, हमने कल उसको समाप्त करने की घोषणा की। यह हरियाणा सरकार का एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला, ये लंबे समय से, अंग्रेजों के समय से। और एक और बड़ी खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से आ रही है। छतरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता। प्रदर्शनकारियों पर चलाया गया वाटर कैनन। जानकारी के मुताबिक इस प्रदर्शन से पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक सभा की। सभा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और वहां तक मार्च निकाला। इसी दौरान खूब हंगामा हुआ। पुलिस ने के साथ भी इन कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की की। तस्वीरों के जरिए हम दिखाते हैं, ये 4 विंडो देख रहे हैं, ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आज मध्य प्रदेश के छतरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर कलेक्ट्रेट की ओर आगे बढ़ रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया। चार तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं।